एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कर रहे थे हम। लास्ट चैप्टर हमने किया था रेशियो एनालिसिस। एनालिसिस का लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोर्ड्स में अगर बोर्ड्स हुए तो बोर्ड्स में एनालिसिस पार्ट भी होता है 20 मार्क्स का, जिसमें 8 मार्क्स का कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। तो बोर्ड्स में 8 मार्क्स का आउट ऑफ 20, और जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ अगर हुआ तो प्रैक्टिकल एग्जाम में भी 12 मार्क्स एनालिसिस में से आते हैं, 6 मार्क्स रेशियोज, 6 मार्क्स कैश फ्लो। तो कैश फ्लो कितना हो गया? 8 + 6, 14 मार्क्स का। वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12। कंपनी अकाउंट्स पूरा 20 मार्क्स का है। कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर्स भी है, डिबेंचर्स भी है, तो वो टोटल 20 मार्क्स का है। यहाँ तो कैश फ्लो स्टेटमेंट 80 में से 8 और 12 में से 6, 14 मार्क्स का है। बड़ा चैप्टर है। चलो, होता क्या है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट? 11th में हमने पढ़ा था कैश बुक। कैश बुक एक बिल्कुल अलग चीज है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बिल्कुल अलग चीज है। कैश बुक, it is prepared to record cash and bank transactions and to ascertain the closing balance of cash or bank। क्लोजिंग बैलेंस निकालने के लिए, कैश और बैंक की एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक बनाई जाती थी। तो रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं। उसके बाद होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो एनालिसिस का पार्ट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस का पार्ट है। तो कैश बुक एक अलग चीज होती है बिल्कुल, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बिल्कुल अलग चीज होती है। क्या सीखेंगे हम इस चैप्टर में? कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका कैश बैलेंस 50 लाख रुपए है, बैंक बैलेंस 1 करोड़, 100 करोड़ है, कुछ भी है, बट बैंक बैलेंस से ये थोड़ी ना पता चल सकता है कि ये पैसे आए कहां से, सोर्सेस क्या थे। कह रहे वो कैश बुक से पता चल जाएगा कि पैसे कहां से आए, कहां पे गए। कह रहे लेकिन अगर मैं पूछूं कि अगर आपका बैंक बैलेंस 50 लाख है, सोहेला, आइसोलेशन में अगर मैं आपको बताऊं कि आपका बैंक बैलेंस 50 लाख है, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है? अगर सिर्फ बोलो कि बैंक बैलेंस 50 लाख है, सर ये कैसे डिफर कर सकते हैं आइसोलेशन में? तो हाँ, अगर ऐसे कोई इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है तो बोलना बड़ा मुश्किल है। कह रहे ठीक है पैसा है, बहुत अच्छी बात है, बट फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या वीक है वो कहना तो मुश्किल है। कह रहे क्यों? कह रहे क्या पता आपने इसी साल 1 करोड़ का लोन लिया था, पैसे तो फिर भी आए होंगे आपके बैंक में, एंट्री होती है बैंक टू बैंक लोन। अब 1 करोड़ का लोन लिया था, उसमें से आप 50 लाख खर्च कर चुके हो, उसके बाद 50 लाख बचे हैं, तो 50 लाख बैंक बैलेंस है। ये तो कहीं नहीं लिखा ना कि कमाए हैं या लोन बोरो किया है, या हो सकता है आपने अपने एसेट्स डिस्पोज ऑफ करे हो, वो तो नहीं पता चल रहा बैंक बैलेंस से। तो ये सब चीजें स्टडी करने के लिए कि जो पैसा आया वो कहाँ से आया, क्या आपने कमाया या आपकी बोरोइंग्स हैं, या आपने कोई अपने एसेट्स डिस्पोज ऑफ करे हैं। आपने जो इस साल खर्चे करे कहाँ करे? बिजनेस पे करे, कोई आपने बिजनेस के बाहर इन्वेस्टमेंट कर दी, या हो सकता है आपने अपने लोन्स रीपे करे। तो सारी कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना। फर्स्ट फॉर्मेट, प्रैक्टिकल पोर्शन पे जाने से पहले थ्योरेटिकली टर्म्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, आपको हेल्प करेगा प्रैक्टिकल पोर्शन करने में। Balance sheet and statement of profit and loss do not provide information about the inflows and outflows of cash during an accounting period। उसमें तो बस आ जाता है बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक। वो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता कि आया कहां से, गया कहां पे। Cash flow statement is a statement that shows the cash flows, that is inflow and outflow of cash
and cash equivalents during the period under report. इनफ्लो एंड आउटफ्लोज तो कैश बुक पे दिखाता था, तो ये ऐसी कोई नई बात क्या कर रहा है? कैश बुक जब बनाते थे 11th में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट साइड पे आती थी रिसीट्स, क्रेडिट साइड पे आती थी पेमेंट्स, दिख रहे थे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। तो ये कौन सी आपको नहीं बात, ये कौन सी न्यू इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है आपके साथ? अभी पता चल जाएगा आपको। Transactions that increase the cash and cash equivalents are termed as inflows. Transactions that decrease the cash and cash equivalents are termed as outflows. आपका कैश बैलेंस किसी ट्रांजैक्शन से बढ़ रहा है, उसको इनफ्लो बोलते हैं। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो उसको आउटफ्लो बोलते हैं। एक इंटरेस्टिंग टर्म सीखेंगे हम इस चैप्टर में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का फ्लो स्टडी किया जाता है। इट इंक्लूड्स कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, करंट इन्वेस्टमेंट्स आर कंसिडर्ड एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कह रहा है अगर कुछ और बोल दें करंट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कि वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज नहीं है, अगर ऐसा कुछ बोल दें तो ठीक है। अदरवाइज सिर्फ करंट इन्वेस्टमेंट्स भी लिखा हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी लिखा हो, उसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज माना जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया था कंपनीज का, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एक सेपरेट हेड होता है, करंट इन्वेस्टमेंट्स एक सेपरेट हेड होता है। For the purpose of cash flow statement, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश इन हैंड भी आता है, कैश एट बैंक भी आता है, और करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आता है। तो ध्यान रखना कि जब हमने बैलेंस शीट करी थी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में सिर्फ कैश इन हैंड, कैश एट बैंक वो सब आता था, करंट इन्वेस्टमेंट्स सेपरेट होता था, करंट एसेट्स में दिखाते थे बट सेपरेट हेड था उसका। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एक ही बात मानी जाएगी, एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो मतलब वो फॉर्मेट गलत था क्या? कह रहे नहीं, वो जो फॉर्मेट था वो कंपनीज एक्ट के बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इश्यू करी है, सेपरेट है ये AS3। तो ये बताता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड करेंगे। ध्यान से देखना, आगे बढ़ेंगे, ये आगे जाके आ जाएगी पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएंगे। अब जो अलग बात होगी कैश फ्लो और कैश बुक में, कैश बुक में भी इनफ्लोज आउटफ्लोज आ रहे थे, तो यहाँ पे कुछ नया क्या आ गया? द एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट हेड्स। जितना भी पैसा आया, जितना भी पैसा गया, उनको 3 डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और एक फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाएंगी एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो आपका मेन बिजनेस है, जो आप काम कर रहे हो, उससे कोई पैसा आया, कमाया, इनफ्लो, उसमें कोई खर्चा हुआ, आउटफ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होगा इन्वेस्टमेंट्स रिलेटिंग, ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होगा activities relating to various sources of finance, long term and short term। तो हम एक्टिविटीज को क्लासिफाई करेंगे, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक्टिविटीज को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, फिर उसको फॉर्मेट में दिखाना आगे जाके। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताता है? AS3 रिवाइज्ड। The accounting standard prescribes that the cash flow statement can be prepared either by the direct method or by the indirect method। जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेथड कर रहे हैं 12th में, वो इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड कोर्स में नहीं है। तो जो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होंगे ना,
जितनी भी पूरे चैप्टर में कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होंगे, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड। कैसे? वो तो अभी फॉर्मेट पे आएंगे तो पता चलेगा, बट अभी ध्यान रखना। What is a cash flow statement? It is a statement which shows inflows. It shows inflows and outflows of cash and cash equivalents during the period under report, during one financial year. For the purpose of preparing a cash flow statement, the activities are classified into operating, investing, and financing activities. And cash flow statement का format कहाँ पे है? Accounting Standard 3 revised. आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझ आना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको बताई दिया है, एक और बात करेंगे, ध्यान से देखना। तो अगर आया हुआ एग्जाम में डिफाइन कैश कर लो डिफाइन, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश क्या होता है? कैश इंक्लूड्स, कैश कंप्राइजेस ऑफ कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट मतलब आपका बैंक बैलेंस, जो आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हो। एक होता है टर्म डिपॉजिट्स, वो तो हुई आपके फिक्स डिपॉजिट्स, बट आपके डिमांड डिपॉजिट्स आपका बैंक बैलेंस, जब चाहे आप विड्रॉ कर। तो कैश इंक्लूड्स कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। तो कैश की डेफिनेशन ये है, अगर एग्जाम में आएगा डिफाइन कैश, आपको लिखना है एज पर AS3 रिवाइज्ड, कैश कंप्राइजेस ऑफ कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। कैश कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट्स का मतलब एज गुड एज कैश बट नॉट कैश। कैश तो कैश हो गया ना, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दो अलग चीजें होती हैं। कैश तो ऑलरेडी कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस की बात हो गई, तो कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं विदाउट एनी लॉस इन वैल्यू, मतलब जितने का भी वो हैं वो इमीडिएटली आप कैश में जब चाहें कन्वर्ट करा सकते हो। कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म highly liquid investments that are readily convertible into known amount of cash and which are subject to an insignificant risk of change in value। मतलब ऐसा नहीं कि इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट हो जाएगी, नो, कैश इक्विवेलेंट्स में आती ही वो चीजें हैं जिनकी वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो, जिस वैल्यू पे हैं आप जब चाहें बेच के उतना कैश जनरेट कर सकते। An investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has a short maturity for say 3 months or less. Current assets एक अलग चीज है, कैश इक्विवेलेंट्स एक अलग चीज है, उसका पार्ट होते हैं। 2 to 3 months के अंदर अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे विदाउट एनी सिग्निफिकेंट फॉल इन वैल्यू। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, अगर सिर्फ लिखा है करंट इन्वेस्टमेंट्स और कुछ नहीं बता रहे उनके नेचर के बारे में, क्या है क्या नहीं है, दे विल बी टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल, जो आप जब चाहे बेच सकते हो, एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोबारा आया है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये सब एक ही बात है। एग्जाम्पल्स ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स, जब आप प्रैक्टिकली क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए एक ही एग्जाम्पल होगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। करंट इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स और मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो एक ही बात है, तो प्रैक्टिकली यही आएगा। बट थ्योरेटिकली और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कैश इक्विवेलेंट्स के? करंट इन्वेस्टमेंट्स तो आपको बता ही दिया, ट्रेजरी बिल्स, commercial papers, preference shares if these are redeemable within 3 months from the date of purchase and these have insignificant risk of change in its value। आपने किसी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हुए हैं which are redeemable within 3 months, तो आपको पैसा मिल जाएगा 3 महीने के अंदर अंदर और वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो कैश इक्विवेलेंट में दिखा सकते हो। तो एक टर्म सीखी,
सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर व्हाट इज कैश, what are cash equivalents. Cash equivalents is a very very important term. Cash in hand, cash at bank, okay. Checks in hand, drafts in hand, short term investments, marketable securities, ये बहुत ज़्यादा important है. जब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स का एक सेपरेट हेड होता है. जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्लूड करेंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज को. और लास्ट सब हेड है शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स विद बैंक. शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं, ध्यान से देखना. तो कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स. अब ध्यान से देखना, कैश फ्लो, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज. पैसा आ रहा है तो कैश इनफ्लो, पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो. नो फ्लो इंपॉर्टेंट होगा कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें जितना आया उतना ही गया तो नो फ्लो. नो फ्लो. अगर मैंने बैंक में कैश डिपॉजिट करा, 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करे, तो मेरा कैश बैलेंस 10,000 से कम हो जाता है, मेरा बैंक बैलेंस 10,000 से बढ़ जाता है एट द सेम टाइम. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश फ्लो स्टेटमेंट ओवरऑल व्यू नो फ्लो. मैंने फर्नीचर बेचा, फर्नीचर गया, कैश के टर्म में अगर बात करें तो पैसे तो आए हैं ना, इनफ्लो. मैंने गुड्स सेल करे, सर्विसेज प्रोवाइड करी, पैसे तो आए हैं ना, इनफ्लो. मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, पैसे तो गए हैं ना, पैसों के टर्म में बात हो रही है. तो जो भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो देखना ना, गुड्स एंड सर्विसेज के टर्म्स में नहीं, पैसों के टर्म्स में. पैसा आ रहा है इनफ्लो, पैसा जा रहा है आउटफ्लो. बट किसी ट्रांजैक्शन में पैसों का नेट इम्पैक्ट निल है तो इट विल लीड टू नो फ्लो ऑफ कैश. So cash flows are inflows and outflows of cash and cash equivalents. Cash flows exclude movement between items that constitute cash or cash equivalents because they are part of the cash management of an enterprise rather than part of its operating, investing and financing activities. They exclude, cash flows exclude movement between items. Between items मतलब cash deposited in the bank, cash withdrawn from the bank, purchase of marketable securities. आपने marketable securities खरीदी, आपका कैश या बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज का बैलेंस बढ़ जाएगा. मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी तो कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट है. तो नो फ्लो. आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेच दी तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज कम हो गई, कैश इक्विवेलेंट्स कम हो गए, लेकिन पैसे आए, कैश और बैंक बैलेंस बढ़ गया. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नो चेंज, सो नो फ्लो. आगे जाके हम सीखेंगे इनमें अगर कोई प्रॉफिट मार्जिन होगा तो एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, वो एक अलग चीज है, वो आगे जाके धीरे धीरे सीखेंगे. कैश मैनेजमेंट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, movement between items which are not included in the flows. क्या हुआ, जैसे cash withdrawn from bank for office use, cash deposited in the bank, purchase or sale of short term marketable securities. So cash flows में inflows, outflows. cash flow में कुछ transactions exclude हो जाती हैं, मतलब they lead to no flow of cash. क्या एग्जांपल्स हैं? कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द ऑफिस यूज, कैश डिपॉजिट इन द बैंक, सेल और परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज. तो मीनिंग ऑफ कैश इक्विवेलेंट्स, कैश फ्लोज में इनफ्लोज, आउटफ्लोज, नो फ्लोज. अभी लास्ट थियोरेटिकल पार्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. अभी सिर्फ मीनिंग कर रहे हैं, इतना रीड करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा इनके. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं? दे आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज एंड अदर एक्टिविटीज दैट आर नॉट इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. कह रहे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा? कह रहे मेन जो आपका कोर बिजनेस है, प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, वो सब ऑपरेटिंग होती हैं. मेन कोर बिजनेस, उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं
वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। और जो इन्वेस्टिंग नहीं है और फाइनेंसिंग नहीं है, उनमें कहीं नहीं आ रही, वो भी ऑपरेटिंग में आएंगे। एक तो प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज, और दूसरा, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अदर एक्टिविटीज विच आर नीदर इन्वेस्टिंग नॉर फाइनेंसिंग। ना तो वो इन्वेस्टिंग में आई, ना वो फाइनेंसिंग में आई, तो वो उनको बोलते हैं रेजिडुअल ट्रांजैक्शंस, वो भी ऑपरेटिंग में दिखाई जाएंगे। तो ऑपरेटिंग मेन कोर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, और वो सारी ट्रांजैक्शन जो ना तो फाइनेंसिंग है ना इन्वेस्टिंग है। इन्वेस्टिंग क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर द एक्विजिशन and disposal of long-term assets, non-current assets, and other investments not included in cash. Cash equivalents में तो जो आ गई वो तो short term investments हैं, वो non current तो नहीं है, वो तो और कहीं नहीं आएंगी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा? एक्विजिशन और डिस्पोजल, मतलब परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स आ चुकी हैं, वो इन्वेस्टिंग में नहीं आती। इन्वेस्टिंग में नॉन करंट एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, वो सब इन्वेस्टिंग में। उनको बेचा, पैसे आए, इनफ्लो, उनको खरीदा, इन्वेस्टमेंट्स करी आपने, तो पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म एसेट्स, मतलब नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट investments. Financing activities. Financing activities are the activities that result in change in the size and composition of owner's capital, including preferential capital in the case of company, and borrowings of the enterprise. कह रहे वो सारी transactions which bring about a change in the size and composition of capital, owners capital, shareholders funds, and borrowings, debt. So basically all those activities which are related to generation of finance, पैसा रेज करने से रिलेटेड। पैसा रेज करने के लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी होते हैं, शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी होते हैं, वो सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएंगे। शेयर्स भी, डिबेंचर्स भी, लोन्स भी, बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। सो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, हमें समझना है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनका मीनिंग क्या है, कैश का मीनिंग क्या है, कैश फ्लोज क्या होते हैं, इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो क्या होता है। तो ये सारे नो फ्लो के आपको एग्जांपल्स दिए गए थे। नो फ्लो, नेट इम्पैक्ट, ना तो पैसा आया ना पैसा गया। मीनिंग ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी हमने? मार्केटेबल सिक्योरिटीज के बारे में। जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे कंपनीज की, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज सेपरेटली शो होती हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स के अंडर आती हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स सेपरेटली शो होते हैं। तो हमें तो कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी होगी, अब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, तो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, उसमें जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आएंगे, उसमें कैश इन एंड कैश एट बैंक तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आएगा। तो हमने करा मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड सम इंपॉर्टेंट टर्म्स।